हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जैसी एजुकेशन हब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी के लेक्चर की, जो कि आपका सी टेट, यूपी टेट, केबीएस, एच टेट, रीट, ऑल टेट और सभी टीचिंग एग्जाम का लगभग सेम ही सिलेबस है सीडीपी का। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सी टेट की। सीडीपी की पिछली क्लास हम कर चुके हैं। जो भी आपकी बाल विकास की अवधारणा है और जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो वो हम फिनिश कर चुके हैं, जो हमने 3 पार्ट में किया है अलग-अलग तरीके से। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और बाल विकास नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर। उसमें आपको साइकोलॉजी और डेवलपमेंट के सारे लेक्चर मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपका दूसरा टॉपिक है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपके बाल विकास के सिद्धांत होते हैं। तो आज हम इनको समझने वाले हैं। इसमें आपके सारे के सारे सिद्धांत को ईज़ी वे में मैं आपको समझाऊँगी। किस तरह किसमें प्रश्न बनते हैं, वो भी मैं आपको बताते चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाल विकास के सिद्धांत का मतलब क्या है? पहले इस चीज़ को समझते हैं। जो सिद्धांत या प्रिंसिपल होते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब है सभी लोगों के लिए एक समान। उसको हम कहते हैं सार्वभौमिक, यानी कि हर बच्चा इन सिद्धांतों का पालन करेगा ही करेगा। बच्चे के डेवलपमेंट में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं दोस्तों, कौन-कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं बाल विकास के। चलिए देखते हैं आगे। पहला होता है आपका निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इन सभी को हम आगे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तीसरा है आपका विकास क्रम की एकरूपता। चौथा है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत। सिक्स्थ है आपका एकीकरण का सिद्धांत। फिर वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। आठवां है आपका विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। नौवां है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। फिर वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। 11वां है आपका विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम इनको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता के सिद्धांत का मतलब क्या है? देखिए, निरंतरता वर्ड बना है आपका निरंतर से, जिसमें या जिसको हम कहते हैं लगातार, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब सीधा ये है, जो बच्चे का विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न होता रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तब से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और तब से चलते चलते जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसका विकास होता ही रहता है। यह विकास जैसे बच्चे में शारीरिक विकास के रूप में, मानसिक विकास के रूप में, सामाजिक विकास के रूप में होता रहता है। तो इसलिए इसे बोला गया है निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास कभी नहीं रुकता है। तो दोस्तों देखिएगा आगे। तो दूसरा है आपका वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अब देखते हैं दोस्तों, तो वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत का मतलब ये है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा और दूसरा बच्चा है, तो दोनों के डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने तो मिलेगा ही मिलेगा। ये अंतर 2 तरीकों से आपको देखने मिलेगा। एक तो होता है आनुवंशिकता और दूसरा होता है वातावरण। तो दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक बच्चा और एक दूसरा बच्चा दोनों कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई बच्चा अधिक इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है और कोई उससे भी कम इंटेलिजेंट होता है। मतलब हर बच्चे में आपको वैयक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। इसलिए इसको बोला गया है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। विकास क्रम की एकरूपता। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं।
हैं। मतलब कुछ बच्चों में एकरूपता भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। इसका मतलब है कि पहले बच्चा जब छोटा होता है तो पहले वह अक्षर बोलेगा, फिर धीरे धीरे वो शब्द बोलेगा और फिर धीरे धीरे इसके बाद में वो वाक्य बोलना सीखेगा। तो पहले उसने अपनी क्रिया जो की है सामान्य गति से की है, फिर धीरे धीरे उसकी विशेष की ओर चलता गया है। तो दोस्तों इसमें यही बोला गया है कि विकास की सभी प्रक्रिया चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, बालक की प्रतिक्रियाएं पहले सामान्य होती हैं और उसके बाद में विशेष होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया। बच्चा पहले अपने शरीर को चलाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने पूरे हाथ पैर सबको चलाएगा, फिर बाएं घुमाता है और उसके बाद वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। अब जब वह बड़ा होता है और देखता है कि उसके पास में कोई वस्तु रखी हुई है, पहले तो बच्चा जब छोटा होता है तो सिर्फ हाथ और पैर चलाता है, दोनों साथ में चलाता है। अब जब वो बड़ा हुआ, उसके सामने कुछ फ्रूट्स वगैरह डले हुए हैं, तो वो सिर्फ अपने हाथ को उठाएगा उसको पकड़ने के लिए, ना कि पैर को भी आगे करेगा। तो वो पहले उसने सामान्य से चला और फिर वो विशेष की ओर चलता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। मतलब इसमें ये बोला गया है कि विकास के जितने भी आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। मैंने अभी आपको ऐसा बताया था कि पहले बच्चा संपूर्ण अंग को चलाता है, हाथ पैर सब चलाता है, फिर धीरे धीरे वह हाथ को उठाना सीखेगा और किसी वस्तु को पकड़ना सीखेगा। ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। एग्जाम्पल के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इसको बोलते हैं हम एकीकरण का सिद्धांत। तो याद रखिएगा दोस्तों, सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं रहती। तो दोस्तों विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति एक सी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा होता है उसका विकास एक सा नहीं होता है। पहले शैशवावस्था में उसका विकास बहुत तीव्र गति से हुआ, फिर उसका विकास जो है मंद पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा कुछ समय के लिए, और फिर कुछ समय बाद उसका विकास किशोरावस्था में एकदम से तेज होगा। तो कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि पहले उनका विकास तीव्र गति से होता है, फिर रुक जाता है, फिर विकास होता है, फिर रुक जाता है। तो विकास की दर इसलिए एक सी नहीं रहती है, विकास होता रहता है और रुकता भी रहता है, वृद्धि एवं विकास दोनों। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सिद्धांत है आपका विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो किसी बालक में उसकी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखते हुए उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम देखते हैं कि एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसी बच्चे को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका विकास किस तरीके से होगा, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जो विकास की दिशा होती है वो निश्चित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। पहले वह अपने सिर पर नियंत्रण करता है, फिर वह अपने हाथों की गति पर नियंत्रण करता है और उसके बाद फिर टांगों को नियंत्रण करता है। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। फिर धीरे धीरे जब अपने वो सारे हाथ पे पैरों पे सब
सब पर नियंत्रण कर लेगा तो वो बिना किसी के सहारे से खड़ा होगा और फिर चलना सीखेगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका वृद्धि एवं विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। देखेंगे दोस्तों, बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। तो मैं इसमें आपको समझाना चाहूंगी, जो बच्चा होता है उसमें जब विकास होता है तो उसके विकास में वंश का और वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है। यदि उसका फैमिली जो वंशानुक्रम उसका चलता आया है फैमिली में शुरू से, यदि वो अच्छा है और उसका वातावरण जहाँ वो रह रहा है वो वातावरण उसका चारों तरफ का अच्छा है, तो उसका विकास और वृद्धि दोनों बहुत ही अच्छे से होंगे। और यदि इनमें कुछ भी कमी है वंशानुक्रम में या वातावरण में, तो बच्चे का विकास और वृद्धि वहीं रुक जाती है, फिर वो धीरे 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 बढ़ती है। तो इसलिए बोला गया है कि वृद्धि एवं विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। इसलिए बच्चों में विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं। कुछ बच्चे बहुत, मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम इंटेलिजेंट होते हैं, इसी कारण से कि किसी का वातावरण अच्छा होता है, किसी का वंशानुक्रम अच्छा होता है। तो जिसका वातावरण अच्छा नहीं होता वो मंदबुद्धि का बालक कहला जाता है। तो ऐसे ही वातावरण का और वंशानुक्रम का बच्चे पर बहुत बहुत असर पड़ता है। तो देखते हैं आगे दोस्तों। अगला सिद्धांत है आपका विकास सीधा लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। बालक का विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इसमें आप समझिएगा कि इसमें बोला गया है कि जो विकास होता है एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, मतलब थोड़ा रुक के, थोड़ा थोड़ा चल के, फिर थोड़ा रुकेगा विकास, फिर बढ़ेगा, ऐसे करते हुए चलता है। तो इसमें यही बोला गया है दोस्तों, किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को थोड़ा धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के बाद ही वह आगामी वर्षों में फिर से कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बाकी सिद्धांतों में समझाया है कि विकास निरंतर होता है, लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास की दिशा निश्चित होती है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये दोस्तों सारे सिद्धांतों को आप याद रखिएगा और ये सीटेट के आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं सारे सिद्धांत, कुछ ऑप्शन में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इनको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों आपने वृद्धि विकास हर जगह सुना होगा और पढ़ा होगा, तो मैं आपको वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ाऊंगी। तो मिलते हैं अब दोस्तों आगे की वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।